आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन पोर्टल बजरंग स्टडीज में। हम जो चैप्टर नंबर 6 था उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और उसमें हमने किरचॉफ का नियम है, तुम्हारा जैसे मीटर सेतु है, विभव मापी के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। मीटर सेतु के बारे में कुछ विशेष हमने आपको बताया था किस परास का बनाया जाता है। एक अच्छा क्वेश्चन था परास के लिए जो क्वेश्चन बताया था हमने। और इसके बाद अब जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमने विभव मापी के बारे में आपको बता चुके हैं और विभव प्रवणता के बारे में बता चुके हैं। विभव में जो पतन होता है, विभव में जो कमी आती है दूरी के साथ, उसे विभव प्रवणता कहते हैं। और इसे 12th क्लास में के से प्रदर्शित किया जाता है। किससे किया जाता है? के से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल के से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है विभव मापी का सिद्धांत। क्या पढ़ रहे हैं? विभव मापी का सिद्धांत। विभव मापी, विभव मापी का सिद्धांत। विभव मापी का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। ऐसे आज तक नहीं आया कि विभव मापी क्या है, ये सब बेकार की बातें हैं कि छोटा क्वेश्चन आपके लिए ऐसा आ गया। 10th क्लास के क्वेश्चन होते हैं, कुछ टेक्निकल चीज यदि इसके अंदर है तो आपसे पूछ सकता है कि विभव मापी क्या है, क्या इसकी स्थिति है। तो ये जो है इसमें क्वेश्चन जो आता है वो ऐसे ही आता है कि विभव मापी का सिद्धांत क्या है, इसके द्वारा सेलों का आंतरिक प्रतिरोध किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हम विभव मापी का सिद्धांत पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे कि हमने इसके द्वारा सेलों का आंतरिक जो विद्युत वाहक बल है वो कैसे अपन ज्ञात करते हैं। तो सबसे क्या पढ़ रहे हैं अपन? विभव मापी का सिद्धांत। देखो, विभव मापी के सिद्धांत में सबसे पहले ये है कि एक शब्द है इसके लिए प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ। इसमें दो परिपथ होते हैं। कौन सा? एक प्राइमरी जो सर्किट है वो, एक सेकेंडरी सर्किट है वो, दो होते हैं। तो प्राइमरी सर्किट में क्या क्या होता है उसके लिए अपन इस चित्र को समझेंगे। क्या करेंगे? इस चित्र को समझेंगे इसमें। तो प्राइमरी परिपथ में पहले सबसे नंबर 1 पे क्या होता है? एक सेल होता है, संचायक सेल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे। यहाँ एक कुंजी और ये एक परिवर्ती प्रतिरोध होता है, यानी कि इसका मान बढ़ाया घटाया जा सकता है। ठीक है, और इस परिपथ में विशेष से जो है नीचे एक तार जो होता है वो लगा रहता है। इसके बारे में विशेष रूप से अपन बात करेंगे। तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, ऐसे, इस प्रकार से। ठीक है, ये परिवर्ती प्रतिरोध हो गया RS। ये हो गया B1 आपने ले लिया, ये हो गया आपकी K कुंजी। और इसके बाद ये आपने सिरा मान लिया कोई, ये जो आपका टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल आपने मान लिया A सिरा और ये मान लिया B सिरा। ठीक, अब आपने क्या किया, यहां एक दूसरा सेल लगाया और यहां एक धारामापी लगा दिया आपने G। क्या लगा दिया? G। ठीक, और इस धारामापी से आपने क्या किया, एक जॉकी को जोड़ दिया। क्या किया? एक जॉकी को जोड़ दिया। ये क्या है? ये D स्थिति हमने मान ली और ये क्या है? जॉकी। क्या है? जॉकी है। और ये क्या है? E है। ठीक, ये भी सेल है, इसका विद्युत वाहक बल क्या करेंगे अपन? ज्ञात करेंगे। तो देखो, ये तो है प्राइमरी सर्किट, यानी कि प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ। और ये है आपका सेकेंडरी परिपथ, सेकेंडरी सर्किट, यानी कि द्वितीयक परिपथ। ठीक, अपन क्या समझ रहे हैं? विभव मापी का सिद्धांत समझ रहे हैं। यानी विभव मापी को सबसे पहले किस चीजों से गुजरना पड़ा था, किस प्रकार वो बन के तैयार हुआ था, और उसके बनने के बाद
उससे किस प्रकार सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो ज्ञात किया जा सकता है, वो सारी चीजें इसके अंदर थी। तो सबसे पहले किसी चीज का सिद्धांत समझना जरूरी है, क्योंकि उस सिद्धांत से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब एक शब्द है, इसको समझने पहले तो शब्द के बारे में बात करेंगे अपन। देखो, आपने क्या किया, एक आपने संचायक सेल लिया। एक कौन सा संचायक सेल है? B1 संचायक सेल। क्या है? संचायक सेल है। ठीक, ये क्या है? संचायक सेल। एक संचायक सेल लिया, एक आपने कुंजी ली, और एक क्या है? परिवर्ती प्रतिरोध। ये क्या है? परिवर्ती प्रतिरोध, ये आपने दे लिया। ठीक, ये बात समझ आई यहां तक? इसके बाद क्या है भाई? इसके बाद है अब अपन को लिखना कैसे इसे? देखो, ऐसे लिखना है, लिखना समझ लो जरा कैसे लिखना है। चित्रानुसार विभव मापी का सिद्धांत प्रदर्शित है। चित्रानुसार विभव मापी का सिद्धांत प्रदर्शित है। इसमें ए बी विभव मापी का क्या है? तार है। ए बी क्या है? विभव मापी का तार है। ठीक, अब ए बी तार है और डी की बात अपन नहीं करेंगे, सिर्फ ए बी के बारे में समझेंगे। ठीक है, अब देखो, ए बी क्या है? विभव मापी का तार, ये वाला है यहां तक। ठीक, और जो B1 संचायक सेल है, उस B1 संचायक सेल के धन सिरे का संबंध, B1 संचायक सेल के धन सिरे का संबंध विभव मापी के तार के ए सिरे से तथा संचायक सेल B1 के ऋणात्मक सिरे का संबंध कुंजी K से होते हुए RH परिपथ तक जाता है। ठीक है, RH परिपथ तक जाता है, और उसके बाद RH परिपथ से ये जो आपका ऋणात्मक सिरा है वो किससे जुड़ा हुआ है? जो आपका विभव मापी का सिरा क्या है? B है, उससे जुड़ा हुआ है। ये बात समझ आई क्या? एक बार पुनः देखेंगे। चित्रानुसार विभव मापी का सिद्धांत प्रदर्शित है। ठीक है, इसमें ए बी विभव मापी का क्या है? तार है, वायर है उसका। इसका संचायक सेल जो है B1, संचायक सेल B1 का धनात्मक सिरा विभव मापी के तार के ए सिरे से तथा संचायक सेल B1 का ऋण सिरा कुंजी K से होते हुए RH परिपथ में जाता है, और वहां से यह कहां जाता है? इस विभव मापी के तार के B सिरे से जाकर जुड़ जाता है। तो ये तो हो गया। ठीक है, B सिरे पर लगा होता है। अब इसे क्या कहेंगे? इस पूरी व्यवस्था को जो मैंने आपको अभी बताई, क्या कहेंगे? प्राइमरी सर्किट कहेंगे। प्राइमरी सर्किट कहेंगे। ये आपका होगा प्राइमरी सर्किट। ठीक है, अब प्राइमरी सीरियसली में एक बार पूछा गया था कि आपका जो विभव मापी है उसमें प्राइमरी जो परिपथ है, सर्किट है, उसमें कौन कौन सी चीजें लगी होती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, एक संचायक सेल लगा होता है, एक कुंजी लगी होती है, और एक परिवर्ती प्रतिरोध लगा होता है। ये इसका क्या है? जो आपका, और एक वो लगा रहता है तार, विभव मापी का तार। ठीक है, ये प्राथमिक परिपथ कहलाता है। इसके बाद है, अब नीचे चलते हैं। ठीक है, यहां देखो ई जो है ना, ई कैपिटल ई, ये विभव, ये ऐसा सेल है जिसका हमें विद्युत वाहक बल क्या करना है? ज्ञात करना है। ई का क्या करना है? विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन? हाँ, इसके लिए क्या करेंगे? देखो, आपका जो ए बी तार है, ए बी जो तार है विभव मापी का, इसके ए से जो आपका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है जिस सेल का, ई का, उसका धन सिरा किससे जुड़ा होता है? विभव मापी के तार के ए सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है, विभव मापी के तार से किससे जुड़ रहा है? धन सिरा किससे जुड़ रहा है? विभव मापी के तार के ए सिरे से जुड़ रहा है। तथा जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, उस सेल के ऋणात्मक सिरे का संबंध एक धारामापी जी से कर देते हैं, जो धारा का मापन करेगा, और इस धारामापी से एक जॉकी जुड़ा होता है। ठीक है, इस धारामापी से क्या जुड़ा होता है? जॉकी जुड़ा होता है।
इस जॉकी को इस ए बी तार पर कहीं भी दबाया जा सकता है, कहीं भी चलाया जा सकता है, और इस प्रकार जो परिपथ आपको प्राप्त हुआ वो कौन सा है? सेकेंडरी परिपथ है, सेकेंडरी सर्किट प्राप्त हुआ है। यानी कि एक बार पुनः समझेंगे इसको, आपका जो यहाँ प्राथमिक परिपथ आपको समझ में आ गया। सेकेंडरी जो परिपथ है उसको ऐसे समझ लीजिए कि सेकेंडरी परिपथ में एक सेल लगा होता है, ठीक है, जिसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। इसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे, सिद्धांत समझ रहे हैं इसका, विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे। और इसमें इस जो सेल है जिसका विद्युत वाहक बल अपन ज्ञात कर रहे हैं, उसका जो इसके ऋण सिरे का संबंध आप ऐसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब यहां से शुरू कर सकते हो कि जो आपका विद्युत वाहक बल जिस सेल का हमें ज्ञात करना है उसके धन सिरे का संबंध द्रव्यमापी के तार के ए सिरे से तथा ऋण सिरे का संबंध एक धारामापी जी से करते हैं। और इस धारामापी के पास क्या जुड़ा होता है? धारामापी से क्या जुड़ा होता है? एक जॉकी जुड़ा होता है। इस जॉकी को इस तार पर कहीं भी चलाया जा सकता है, कहीं भी दबाया जा सकता है, इस प्रकार से। ये जैसे तार है तो इस प्रकार से आपको, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से किया जा सकता है। ये बात समझ आई? अब ये क्या है? इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी सर्किट कहेंगे। ये सेकेंडरी सर्किट हो गया आपका। ये बात आपकी समझ में आई क्या? ठीक है। अब क्या है, यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? प्राइमरी पर्पस हमने आपको अब तक बताया है, प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट दोनों समझ में आ गए। अब देखो क्या करना है। अब क्या करेंगे आप? कुंजी के में क्या कर दिया आपने? प्लग लगा दिया। कुंजी के में क्या कर दिया? प्लग लगा दिया। अब प्लग लगाने के बाद क्या होगा? सेल धारा जो है आपकी, सेल B1 के धन सिरे से कहां बहती है? विभवमापी के तार में ए से बी की ओर बहेगी, इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से बहेगी धारा। वेरी गुड, ठीक। आपने जैसे ही कुंजी के में प्लग लगाया, कुंजी के में प्लग लगाते ही धारा जो है धन से कहां बहेगी? ऋण की ओर। तो धन कहां है आपका? यहाँ। तो जो विभवमापी के तार पर जो धारा आ रही है वो ए से बी की ओर आ रही है, यानी कि तार जो है उसमें धारा इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से धारा बह रही है। ये बात आपकी समझ में आ गई क्या? यदि अब धारा बह रही है तो सीधी बात है प्रतिरोध होगा और विभवांतर भी होगा, दोनों चीजें होंगी। तो ये भी जो तार है इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना माना आपने? V मान लिया, और प्रतिरोध इस तार का R मान लिया। तो ओम के नियम के अनुसार क्या है? यदि कोई चालक तार है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, विभवांतर उत्पन्न हो रहा है और उसका प्रतिरोध है, तो ओम के नियम के अनुसार क्या है? V बराबर क्या होगा? आइए बताओ, होगा नहीं? नहीं होगा क्या? यानी कि कुल विभवांतर कितने उत्पन्न होंगे इसमें? धारा कुल कितनी बह रही है और उसका प्रतिरोध कितना कितना, इन दोनों का गुणा कर दो, कुल विभवांतर आ जाएगा आपके पास। यदि आपको ओम का नियम याद नहीं करना है तो बताइए। अब वो नहीं याद करना, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया, आप V यहाँ रख लो, R यहाँ रख, I यहाँ रख लो, R यहाँ रख लो। आप ऐसे कर सकते हो इसको, आपने V यहाँ रख लिया, R यहाँ रख लिया, I यहाँ रख लिया, मर्जी आपकी। देखो V बराबर आई आर, यहाँ V बराबर R आई, बात वही है, ठीक है। I बराबर V बटे R, I बराबर V बटे R, R बराबर V बटे I और R बराबर V बटे I। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप ऐसे ध्यान रखना है इसको, ओम के नियम को, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो ये क्या हुआ? यदि आपका जो तार है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है और उसका कुछ प्रतिरोध है और उसमें कुल विभवांतर कितना उत्पन्न होगा? V बराबर आई आर। ये कैसे लिखेंगे अपन? ओम के नियम से। क्या लिखेंगे? ओम के नियम से। अब देखो ये तो हो गया काम इतना, ठीक। अब आप क्या करेंगे? जैसी धारा प्रवाहित हुई तो विभवांतर हो गया इतना, यहां तक समझ आया? क्लियर समझ आ रहा होगा। अब क्या करेंगे? इस जॉकी को पकड़ेंगे, ठीक है। इस जॉकी को अपन, देखो मैं बताता हूं आपको, ये मान लो आपका जॉकी है, ये रहा, ठीक। आपने इस जॉकी को ऐसे किया, यूं यहां टच कराया, यहां टच कराया, यहां टच कराया, तो आपका जो धारा मापी है ना, जो धारा मापी ये वाला, देखो इसमें मैं एक संकेतक बना देता हूं, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। ये इस प्रकार की सुनने की स्थिति है। आपने जॉकी लिया, देखो जॉकी लिया आपने, इस जॉकी को क्या किया आपने? यहां से उठाया, यहां टच कराया, तो अब विक्षेप कहां आया? मान लो पहले बाईं ओर आया, ठीक है, ये बाएं हाथ, ठीक। आपने ये जो फिर पकड़ा इसको और यहां टच कराया दाईं ओर, मतलब क्या है? धारा की दिशा तो सही है। पहले क्या करते हैं? जॉकी को शून्य विक्षेप की स्थिति में लाने से पहले
सॉरी गैल्वेनोमीटर को शून्य विकसित की स्थिति में लाने से पहले इसमें धारा कोई प्रवाहित नहीं होगी, आपको पता है, तभी विभवांतर अपन ज्ञात करेंगे। ये तो बताइए, बताऊंगा आगे और विस्तार से इसको। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ करना है और यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ करना है। इससे ये पता चलेगा कि धारा की जो दिशा है दोनों दिशाओं में क्या है, अलग अलग है, उसका सिस्टम सही है, धारा इधर बह रही है इधर बह। ठीक, ये क्या हुआ, पता चल गया आपको कि धारा बह रही है इसमें। इसके बाद आपका उद्देश्य है कि इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति लाना। क्या करना, इसको टच कराते जाइए, इसको उठाइए ऐसे, यहाँ से टच कराइए, यहाँ 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 ऐसे ऐसे नॉर्मल नॉर्मल ऐसे टच कराते जाइए इसको। मान लो यहाँ आपने टच कराया डी पर, कहाँ टच कराया, डी पर टच कराया। ठीक, अब डी पर टच कराया आपने, यहाँ क्या हुआ, ऐसी स्थिति आ गई जैसे अब हाल फिलहाल में दिख रही है आपको। क्या हुआ, शून्य विक्षेप की स्थिति आ गई। अब क्या है, जहां शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाती है वहीं इन दोनों सेलों को क्या है, विद्युत भागबल क्या होगा, समान होगा। भाई इस सेल का विद्युत भागबल है वो समान होगा। क्यों, क्योंकि जब सेल से धारा नहीं ली जाती है, भाई जब सेल से धारा नहीं ली जाती है तो उसे क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, ईएमएफ। जब सेल में धारा नहीं बहती है, नहीं बह रही हो, तो उसे क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। और यदि सेल से धारा बह रही है तो उसे क्या कहते हैं, विभवांतर कह रहे हैं। सीधी बात ये है। अब हमारा ये बात आप समझ, जब सेल से धारा नहीं बहती है तो उसे क्या कहते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जब सेल से धारा ली जाती है, यानी ये समझ लीजिए जब सेल से धारा नहीं ली जाती है तो उसे सेल का क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जब सेल से धारा ली जा रही है, बाह्य परिपथ में आप प्राप्त कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, विभवांतर। अरे सीधी बात है, ऐसे समझो ना, ये मान लो एक तरीका है आपके पास, ये एक सेल है, आप इसे धारा ले रहे हो, सीधी बात विभवांतर उत्पन्न हो रहे हैं, बस दिमाग लगाना नहीं फालतू। ये बात समझ आ गई। बस तो ये समझ लो कि जब आप धारा नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ईएमएफ ज्ञात कर रहे हैं, और जब धारा ले रहे हैं जिसका मतलब विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं। सीधी बात ये है, विभवांतर हम पहले ज्ञात करें, वी बराबर क्या है, IR हो गया। ये बात समझ आई क्या। अब क्या देखो, जब आपने शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर ली तो मैं आपसे बोल रहा हूँ इसका विद्युत भाग उसके बाद समान हो गया। इसका मतलब क्यों समान हो गया, क्योंकि यहाँ क्या है, विभव क्या हुआ, एक समान हो गया दोनों का। विभव क्या हुआ, दोनों का एक समान हो गया। विभव क्या हो गया, दोनों का बिल्कुल एक समान हो गया। अब स्थिति क्या था, जब दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर समान होगा, विभव समान होगा, तो वहां धारा नहीं बहेगी। समझो, विभवांतर जो दो बिंदुओं के बीच यदि विभव समान, विभवांतर समान हो गया, विभव समान हो गया, तो वहां धारा बिल्कुल नहीं बहेगी। ये ध्यान रखना। जब दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो वहां क्या होगा, आपकी जो धारा है वो नहीं बहेगी। ठीक है, क्यों नहीं बहेगी सर, तो विभवांतर का एक नियम है, विभवांतर के लिए आपको कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है विभवांतर। ये बिंदु ए तो ये बिंदु बी, इन दोनों के बीच की दूरी, ये जो है ना, ये वाला यहाँ जो उत्पन्न हो रहा है इनके सिरों पर, ये वाले जो सिरे कब उत्पन्न हो रहा है, जब इसमें बीच में वायर जा रहा है अंदर की ओर से, तो यहाँ क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ये विभवांतर है। समझ बात, दो बिंदुओं के बीच का अंतर विभवांतर है। यदि दो बिंदुओं के बीच अंतर नहीं है, भाई अंतर कब नहीं है, आपने अंतर कब आएगा, जब ये विक्षेप दे, अंतर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, अंतर नहीं है, तो अंतर नहीं है तो क्या नहीं है, विभव नहीं है। ठीक है, विभव क्या हुआ, एक समान हो गया। और जब विभव समान हो तो क्या होगा, धारा बिल्कुल नहीं बहेगी। तो ये क्या है, शून्य विक्षेप की स्थिति। ये बात आपकी समझ में आई क्या, कि विभवांतर आप शून्य विक्षेप की स्थिति क्यों ला रहे हैं, समझे बात को, नहीं आई। एक बार पुनः देखो जरा, देखो आपका मुख्य उद्देश्य है, मैंने आपको बताया कि जब बाह्य परिपथ से बाह्य स्रोत सेल बाह्य परिपथ में जुड़ा हुआ नहीं होता है, तब वह नॉर्मल होता है, तो उसका जो स्थिति है, उसकी शक्ति है, वो ईएमएफ कहलाती है। और जब बाह्य स्रोत से जोड़ देते हैं तो फिर क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का अंतर है। ठीक है, आपने शून्य विक्षेप की स्थिति ले आई, तो मतलब इन दोनों का क्या हुआ, विभव क्या होगा, एक समान हो गया। यही तो ज्ञात करना था हमें, कितना कितना हुआ, वो ये पाठ्यांक वो ये बता देगा आपको। समझ बात को, तो ये क्या है, तो ये बात है नहीं कि जब स्थिति क्या हुई, दोनों विक्षेप स्थिति क्या हुई, समान हो गई, तो सीधी बात यह है कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, संतुलन की स्थिति आ गई, शून्य विक्षेप की स्थिति। ये बात समझ आई क्या। अब इसका क्या है, देखो अब एक चीज समझते हैं, हमारा उद्देश्य शून्य विक्षेप की स्थिति में, क्यों, क्योंकि अपन ईएमएफ ज्ञात कर रहे हैं। अब देखो क्या है, आप थोड़ी सी गणना के लिए कार्य करेंगे अपन। ठीक है,
गणना के लिए देख क्या करना है। देखो विभव मापी का जो तार है ये ए बी, यहां तक, ठीक। विभव मापी का जो तार है ए बी, इसकी जो कुल लंबाई है ए से बी तक, वो मान लिया आपने कैपिटल एल। ये बात क्लियर। ए बी तार की लंबाई कैपिटल एल, और आपका जो जहां शून्य विक्षेप स्थिति आई है यहां तक, ये वाली जो स्थिति है ये आपने मान ली स्मॉल एल। ये तो एकांक लंबाई है भाई, ये इसकी कुल लंबाई। ये बात समझ आई क्या? यानी कि विभव मापी के तार ए बी की लंबाई मान लिया आपने कैपिटल एल। ये बात क्लियर। और जहां आपको शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हुई है बिंदु बी तक, बिंदु ए से डी के बीच की दूरी क्या है? एल, ठीक है। या इसको यहां से दे सकते हैं, यहां से यहां तक समान होगी, ठीक है, बीच में आएगा लगभग। ये बात समझ आई। अब आपके पास क्या है? आपके पास गैल्वेनोमीटर में जो शून्य विक्षेप की स्थिति थी, गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति है, वहां की लंबाई क्या है? स्मॉल एल। अब आपको क्या करना है, देखो जरा, देखो आपकी जो एल लंबाई है यहां से अब यहां तक विभवांतर माना सामने कितना था? बी बराबर ओम के नियम कितना आया था? आई आर। यही आया था ना। यानी कहने का मतलब क्या है? ए से बीच के बीच, एक से बी के बीच के बीच, ए से बी के बीच के बीच, ए जो है और बी, इन दोनों के बीच में जो विभवांतर है वो क्या है? कैपिटल वी। क्या है? वी है। ये बात क्लियर? बात समझ आई। इसके बाद क्या है देखो, अब आपके पास क्या है, थोड़ी गणना समझेंगे। हमारे पास है ए और डी, लिखेंगे ए व डी के मध्य विभवांतर, भाई अंतर आ रहा ना, विभवांतर वी ए माइनस वी डी बराबर, वी डे माइनस वी डी बराबर क्या आया? के एल लिख रहा हूं मैं यहां। क्या लिख रहा हूं? के इंटू एल। आप समझेंगे इसको, ये आया कहां से, क्यों है। देखो v माइनस डी का मतलब है बिंदु ए और डी के मध्य विभव का अंतर। बात समझ आई है? उसी का मतलब क्या है? अंतर, ए और डी के मध्य विभव का अंतर। अब विभव का अंतर क्या कहलाता है? जब दो विभवों में अंतर है, देखो यहां से यहां तक क्या है, देखो ऐसे होता है कि यहां आपका मान लीजिए 5 वोल्ट था, ठीक भाई, यहां तो अधिकतम विभवांतर है ना, देखो 5 वोल्ट था, यहां हो गया 4 वोल्ट, यहां हो गया 3 वोल्ट, यहां हो गया 2 वोल्ट, है ना, और यहां हो गया 1 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या, विभवांतर क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सीधी बात है, धारा यहाँ आ रही है, यहाँ अधिकतम होगा पहले, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगी, इसलिए लंबाई बढ़ेगी उतना ही। क्यों? उसमें ऊर्जा के रूप में विद्युत क्या नहीं होती रहेगी, H इक्वल टू I जूल के तापन नियम के अनुसार, ठीक। तो यहाँ विभवांतर क्या है? अधिकतम है, अधिकतम विभवांतर है। ये बात समझ में आई? यहाँ होते होते क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बात क्लियर? इसका मतलब क्या, दूरी के साथ विभव में क्या हो रही है? दूरी के साथ विभव में क्या होता है? परिवर्तन हो रहा है। यानी कह सकते हो दूरी के साथ परिवर्तन का मतलब कमी हो रही है विभव में। यही तो विभव प्रवणता की परिभाषा है, नहीं है? ठीक। तो विभव प्रवणता क्या है आपके पास? के। विभव प्रवणता आप किससे प्रदर्शित करते हैं? के से, ठीक। और लंबाई क्या है इसकी? स्मॉल एल। ये बात समझ आई? यानी कि दोनों बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर बराबर इज इक्वल टू के आसपास क्या है? दोनों बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर। ये हो गया। तो विभव का अंतर क्या है आपके पास भाई? विभव प्रवणता, ठीक है। और यहां से यहां तक लंबाई कितना, और दूरी में परिवर्तन क्या हुआ? एल। ये नहीं, तो दोनों को क्या हुआ? इंटू हो गया। तो एक तो ये आ गया आपके पास, विभव प्रवणता और संतुलित लंबाई का गुणनफल क्या है? आपका विभव का अंतर है, ठीक। संतुलित लंबाई इसकी है, संतुलनकारी लंबाई कहते हैं जहां शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाए, उसे क्या कहते हैं? विभव मापी में जहां शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाती है, उस लंबाई को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की जो लंबाई है, यहां से यहां तक की जो लंबाई, संतुलनकारी लंबाई है, संतुलनकारी लंबाई है, ठीक है।
ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब ये आपकी समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और ये भी समझ में नहीं आया है, एक तरीका और है हमारे पास। देखो क्या है, देखो आपके पास विभव ये है, यहां भी पूरे में यहां तक, भाई यहां अधिकतम विभवांतर है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव का मान कम होगा, उसे क्या कहेंगे, विभव प्रवणता कहेंगे, क्या कहेंगे, ठीक। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका बता रहा हूं उसको, जो मैंने ये लिखा था ना, VA माइनस VD इज इक्वल टू K इंटू एल, ठीक है। इसका दूसरा तरीका बता रहा हूं ये कैसे आ सकता है। देखो L लंबाई, ये देखो L लंबाई है यहां तक, ये L लंबाई पर विभव, L लंबाई पर विभव कितना भाई, V। बात के लिए बहुत ही सरल है ये, और सिद्धांत इसका कई बार पूछा गया बोर्ड में। L लंबाई पर विभव कितना आया, V। आसपास लंबाई कितनी है, एकांक संपूर्ण काली लंबाई है, एकांक लंबाई ये वाली, यहां से यहां तक ये, यहां से यहां तक ये, ठीक। तो एकांक लंबाई पर विभव क्या होगा, V अपॉन L। ये बात के लिए यहां तक समझ आया, ठीक। अब देखो एकांक लंबाई विभव मतलब बीच की दूरी, यहां से यहां तक कितनी, ठीक, वही आ गया। यहां से यहां तक क्या हो रहा है, विभव का मान कम हो रहा है, तो क्या हो गई, ये विभव प्रवणता के बराबर हुई ना, तो क्या हुआ, K इक्वल टू क्या है, V अपॉन L। ये बात समझ आई क्या, दोबारा देखो एक बार, L लंबाई पर विभव आ गया तो भी टोटल यहां तक A से B तक, ठीक। अब है हमारे पास एकांक लंबाई A से D के बीच की दूरी। एकांक लंबाई का मतलब क्या है, A से D के बीच की दूरी। A से D के बीच की दूरी क्या होगी, पर विभव क्या होगा, V अपॉन L। अरे यहां से यहां तक क्या हो रहा है, देखो इसको समझो जरा, ये ऑप्शन में थोड़ा कम आएगा, थोड़ा एक बार पुनः देखो। यहां से यहां तक आप बढ़ रहे हैं ऐसे, तो विभव का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दूरी बढ़ेगी, विभव का मान क्या होगा, दूरी बढ़ेगी तो विभव का मान क्या होगा, कम होगा। वही क्या है, विभव प्रवणता, वही क्या है, ये बस सीधी बात है। एकांक लंबाई विभव क्या होगा, V अपॉन L। तो ये एकांक लंबाई पर जो विभव देखो कम हो रहा है धीरे धीरे यहां तक, तो ये क्या विभव प्रवणता के बराबर होगा, K इक्वल टू क्या है, V अपॉन L। ये बात समझ आई क्या, अगर नहीं आई है तो कमेंट में बात कर सकते हो। अब देखो आगे इसमें क्या करना है, आगे इसमें क्या है कि आपके पास जो ये है, देखो ये 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट और 1 वोल्ट, ठीक है। ये है एक बात है, ऐसे कर सकते हैं। देखो यहां से देखो जरा, 1 सेमी पर विभव कितना है आपका, 1 सेमी पर विभव कितना है भाई, यहां से यहां तक कुल लंबाई कितना है, V अपॉन L, ठीक। 2 सेमी पर विभव, 2 सेमी विभव क्या हो गया, 2V अपॉन L, ठीक। 3 सेमी पर विभव कितना आया, 3V अपॉन L। 4 सेमी पर कितना आया, 4V अपॉन L। ये बात समझ में आ रही है क्या, अगर ये बात समझ में आ रही है तो आसपास दूरी कितनी है, ये L सेमी पर विभव कितना है बताओ, L इंटू V अपॉन L। बात के लिए अब देखो V अपॉन L क्या है, ये समीकरण मान लिया आपने, एक ये समीकरण नंबर हो गया 2। बात समझ आई। अब यहां देखो जरा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो ये L है आपके पास, L इंटू, इसका मतलब क्या है, K, क्योंकि V अपॉन L बराबर क्या है, K। तो यही था हमारे पास, यही था ना मान, बताओ आ गया ना उसी प्रकार।
यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एकांक लंबाई जो है, एकांक लंबाई और विभव प्रवणता का गुणांक इसकी संतुलनकारी लंबाई कहलाती है। बात समझ आई? यहां से यहां तक संतुलनकारी लंबाई का गुणा कर दो विभव प्रवणता में, आपके पास यहां तक की पूरी स्थितियां ज्ञात हो जाएंगी आपको। एक ये तरीका है इसको करने का। अगर ये तरीका अच्छा है तो इसे कर लीजिए। दूसरा तरीका था v माइनस डी इज इक्वल टू के एल, वो भी सही है, वो डायरेक्ट वाला तरीका है। ये थोड़ा समझने मतलब थोड़ा विस्तार से समझने वाला तरीका है, ये अच्छा तरीका है उससे। तो ये बात आप समझ आई? कहने का मतलब क्या हुआ, यही विभव मापी का क्या है, सिद्धांत है। क्या है विभव मापी का सिद्धांत क्या है? अब आधे नंबर में यदि पूछे तो क्या करना है, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या हुआ आपके पास, देखो सेल का विद्युत वाहक बल निकल गया है, ये जो अभी आया था यहाँ एल इंटू के निकाला था ना मैंने, विभव यानी विभव मतलब विद्युत वाहक बल, समझ गए बात को? तो विद्युत वाहक बल ज्ञात कर रहे हैं, यही आया हमारे पास। और इससे भी आया देखो v माइनस वी डी था हाँ डी और k इंटू एल, यही था। तो इसका मतलब क्या है, ई भाई सेल से धारा थोड़ी ले रहे हैं, संतुलन का लंबाई, तो ये क्या आ गया, ये बिल्कुल वही है। समझ गए बात को? यानी कि आपके सामने एल एक लंबाई के लिए विभव, 2 लंबाई के लिए विभव, 3 सेंटीमीटर लिए विभव, एल लंबाई के लिए विभव का मान, ठीक है। तो आपके पास क्या है, 2 बिंदुओं के बीच अंतर है, विभव का मतलब यहाँ अंतर है नहीं, यहाँ क्या है, जब सेल से धारा नहीं ली जा रही, जब शून्य में स्थित स्थिति आ गई। शून्य में स्थिति कब आएगी, जब परिपथ में धारा नहीं रहेगी। शून्य में स्थिति तब आती है जब परिपथ में धारा नहीं बहती है, ठीक है। तो ये क्या आपको विद्युत वाहक बल क्या प्राप्त हुआ, आपको इस सेल का विद्युत वाहक बल जो प्राप्त हुआ है E इक्वल टू के इंटू एल। यही क्या है, यही विभव मापी, यही विभव मापी यानी कि पोटेंशियल मीटर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल मीटर का सिद्धांत है। ये क्या है, पोटेंशियल मीटर का सिद्धांत है। समझ में आ गया क्या? अरे इसको समझने में कुछ नहीं है। आपको आधे नंबर में पूछे तो ये लिख देना E इज इक्वल टू एल इंटू के। अब यहां लिखना पड़ेगा E क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का EMF, ऐसे डॉट लगा के लिख देना, डॉट लगा, क्योंकि इनकी अलग अलग इनका परफॉर्मा पूरा है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ELECTRO, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या है, ई है आपके पास। एल क्या है, संतुलनकारी लंबाई, संतुलनकारी लंबाई, संतुलनकारी लंबाई कब है, शून्य विक्षेप की स्थिति पर प्राप्त हुई है, ठीक है। और ये क्या है, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, ठीक। यही क्या है इसका सिद्धांत। ऐसे पूछे कि विभव मापी का सिद्धांत क्या है आधे नंबर का, तो आप लिख देना E इक्वल टू एल माइनस एल इंटू के। तो ये व्याख्या लिखनी पड़ेगी आपको कि E इक्वल क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है। और क्यों विद्युत वाहक बल कब है सेल का, तो सेल से धारा नहीं ली जा रही है। कब नहीं ली जाएगी धारा, शून्य विक्षेप स्थिति हमने इसलिए प्राप्त की है। शून्य विक्षेप स्थिति आएगी तो मतलब इसका मतलब यह है कि परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं रही। बताएगा कौन इसको, गैल्वेनोमीटर की सुई बताएगी, ठीक है। तो ई एल क्या है, संतुलनकारी लंबाई है, और के क्या है, विभव प्रवणता है। ये लिख देना, एक ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये सारी चीजें लिख देना 3-4, और इसमें लिख देना नीचे यही विभव मापी का क्या है, सिद्धांत, ठीक। दूरी जैसे दूरी बढ़ेगी, यहां से मान लो यहाँ की ओर चल रहे हैं अपन आगे की ओर, जैसी दूरी बढ़ेगी विभव का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। दूरी बढ़ती है, विभव का मान क्या होता है, कम होता है। उसे क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, विभव पास कहते हैं, विभव में कमी आती है उसमें, ठीक है। ये था आपके पास इसकी विभव मापी का क्या है, सिद्धांत। अच्छे से समझ में आपको मैंने समझा दिया है। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। एक तो बताया था V जो A और D बिंदु है उनके बीच का विभवांतर। तो बीच का विभवांतर क्या है हमारा, सेल का विद्युत वाहक बल। तो VA माइनस VD इक्वल क्या लिख सकते हैं, L इंटू के लिख सकते हैं। तो यदि वो भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो ये मैंने बताया था आपके पास, आप
आप ले लो कि एक सेमी जो लंबा तार है उस पर विभव कितना है, उस पर विभव है V/L एक सेमी के लिए, ठीक है, और 2 सेमी के लिए कितना है 2V/L, ठीक है। तो L आपके पास कुल कितना सेमी लंबा तार है, जहां से यहां तक अपने संतुलन लंबाई प्राप्त हो रही है L सेमी, तो L सेमी क्या होगा 2, सॉरी ये नहीं आएगा फिर, तो L इंटू V/L, और V/L क्या है विभव प्रवणता, इकाई लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर, ठीक है, इकाई लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर क्या है V/L, तो L इंटू क्या आ गया A, ठीक है। तो ये क्या है आपका E, बस हो गया। ये क्या है विद्युत वाहन, इसका जो आपका विभव मापी इसका सिद्धांत है। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन था कि लड़के ने कमेंट किया था कि आप जो विभव मापी का तार है 15 से 20 का, 15 से 18 का या 20 का 25 का क्यों नहीं देते, क्योंकि एक तो दूसरी पहली बात तो ये है कि यदि आप 10 सेंटीमीटर से ज्यादा लोगे तो विभव मापी जो है आपको क्या, जो मीटर सेतु या विभव मापी है उसका क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो मीटर सेतु को क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि गणना में थोड़ी दिक्कत आएगी, गणना आपकी क्या होगी, गणना बड़ी हो जाएगी। तो गणना से बचने के लिए और आकार को कम करने के लिए अपन 10 सेंटीमीटर का तार लेते हैं। ये आप ध्यान रखना, मैंने अपने ढंग से वीडियो को देखा करो, इसका मतलब यह थोड़ा ध्यान से नहीं देखते हो। मैंने शुरुआत में ही वो चीजें आपको अच्छे से बताई थी कि गणना के लिए ऐसा अपन कर रहे हैं, तो इसलिए ये ध्यान रखना, ठीक है। और यदि कोई दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। बाकी मैं अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ, और यदि कहीं गलती हो जाती है तो सुधारा जाएगा, उसे गलत आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, कोशिश मेरी यही रहती है। और सीधी बात ये है कि आगे जो अपन अब इसमें पढ़ेंगे वो विभव मापी द्वारा जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ये आपको यदि सिद्धांत आपकी समझ में आ गया है तो आगे आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझना कि मैंने संतुलनकारी लंबाई किस प्रकार प्राप्त की है, ये मोस्टली चीज है। ये समझ में नहीं आया तो आगे जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध अपन ज्ञात करेंगे और भी एक जो चीजें इसमें हैं वो अपन करेंगे, तो वो सारी चीजें आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी, ठीक है। थैंक यू।